नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिश्तों की। जी हां, बदलते समीकरण में, जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर चीन अमेरिका के रिश्ते और जो एक रीअलाइनमेंट की स्थिति पैदा हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बीच पिछले सप्ताह शी जिनपिंग ग्लोबल मीडिया के समक्ष बीते कई दशकों के सबसे ताकतवर चीनी नेता के रूप में सामने आए। चीन में विदेशी पत्रकारों के प्रति सरकार की असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, जिससे चीन में वैश्विक मीडिया कुछ हद तक कमजोर भी हुआ है। जिनपिंग से पहले चीन में राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल की परंपरा ही रही है, लेकिन उन्होंने ये परंपरा तोड़ दी है। उनके हाथों में अब तीसरा कार्यकाल है, यानी उन्होंने चीन को अनिश्चित काल के लिए अपनी पकड़ में जकड़ लिया है। लेकिन भले ही घरेलू स्तर पर जिनपिंग की पकड़ मजबूत हो रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के लिए परिस्थिति इतनी अस्थिर शायद ही कभी दिखाई दी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शी जिनपिंग ने चीन में तानाशाही मॉडल को जितना मजबूत किया है, उतना ही उन्होंने हमारे युग में वैश्वीकरण की इस धारणा को कमजोर किया है कि जितना चीन समृद्ध होगा उतना ही मुक्त होगा। इस धारणा ने अमेरिका और चीन के बीच दशकों तक कारोबार और रिश्ते को मजबूत किया। यह अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंधों का आधार भी था, जिसके तहत प्रशांत महासागर के आर पार सालाना $0.5 ट्रिलियन का कारोबार हुआ। अब जब शी जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, वो अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध का सामना भी कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी उच्च चिप तकनीक तक भी चीन की पहुंच सीमित करने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका ऐसा तकनीक क्षेत्र में चीन के उभार को किसी भी कीमत पर रोकने के प्रयास के तहत कर रहा है। वहीं चीन का तर्क है कि अमेरिका दुनिया में महाशक्ति की अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है और रिश्तों में यह दूरी उसी वजह से आ भी रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की हाल में जारी हुई नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि चीन वैश्विक व्यवस्था के लिए रूस से भी बड़ा खतरा है। जी हां, यह समझना होगा। अमेरिका में ताइवान पर चीन के आक्रमण को अब एक संभावना के रूप में देखा जा रहा है। पहले अमेरिका इसे बहुत दूर की कौड़ी मानता था। अमेरिका और चीन अब दोनों ही उन दिनों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं जब दोनों देशों के नेता कहा करते थे कि दोनों देशों के साझा फायदे वैचारिक मतभेदों और दुनिया की महाशक्ति और तेजी से आगे बढ़ते देश चीन के बीच के तनाव पर भारी पड़ेंगे। तो फिर हालात यहां तक आखिर कैसे पहुंचे? जी हां, तथ्य में जानिए। यह कोई कम विडंबना नहीं है कि ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ही हैं जो लगातार चीन के प्रति सख्त और कड़ा रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की सेमीकंडक्टर तकनीक तक चीन की पहुंच को रोक दिया है। यकीनन ये दोनों देश के बीच व्यापार और संबंधों के लिए सबसे बड़ा झटका है। 1990 के दशक में जब बाइडेन अमेरिका के सीनेटर हुआ करते थे, तब वो चीन के साथ बेहतर कारोबारी रिश्ते के समर्थक थे, वकालत करते थे और चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल कराने में उनकी अहम भूमिका मानी गई। साल 2000 में जब वो शंघाई की यात्रा पर गए थे, तब वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, जो बाइडेन ने, चीन हमारा दुश्मन नहीं है। बाइडेन की यह राय उस भरोसे पर ही आधारित थी कि अगर चीन के साथ कारोबार बढ़ेगा तो वो वैश्विक मूल्यों और साझा विश्वासों की व्यवस्था में हो जाएगा और इससे चीन का उदय एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में होगा। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की निगरानी में चीन को WTO की सदस्यता मिल गई थी। ये कई दशकों से चीन के साथ संबंध बढ़ाने की नीति के सिर पर गर्व के ताज जैसा था। रिचर्ड निक्सन के बाद अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने इस नीति का समर्थन भी किया था। अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर भी चीन के बाजार को खुलवाने के लिए लॉबिंग कर रहा था। ब्रिटिश अमेरिकन तंबाकू कंपनी चीन के ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए आतुर थी और अमेरिका चीन बिजनेस काउंसिल की नजर चीन के सस्ते और आदेश का पालन करने वाले श्रमिकों पर थी। जी हां, लेबर, चीप लेबर। वो अमेरिकी जिन्होंने अपनी नौकरियां जाने का खतरा था या कोई और भी जो चीन में मानवाधिकारों को लेकर चिंतित था, उन्हें यह कहकर समझा दिया गया कि चीन को WTO की सदस्यता वैचारिक आधार पर दी जा रही है।
बुश उस समय टेक्सास के गवर्नर थे। मई 2000 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने बोइंग के कर्मचारियों को एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कारोबार सिर्फ वाणिज्य का मामला नहीं है, यानी कि कॉमर्स, बल्कि विश्वास का मामला है, कॉन्फिडेंस का। जी हाँ, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। आर्थिक आजादी लोगों में स्वतंत्रता की आदत पैदा करती है और स्वतंत्रता की आदतें लोकतंत्र की उम्मीदों को जन्म देती हैं। कुछ समय के लिए लगा भी था कि चीन में बढ़ रही है समृद्धि सीमित ही सही, लेकिन कुछ न कुछ राजनीतिक बदलाव जरूर लाएगी। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के बाद इंटरनेट ने दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह चीन के लोगों को भी ऐसी बहस और विरोध करने का मौका दिया जिसके बारे में पहले सोचना भी संभव नहीं था। बिल क्लिंटन, जी हाँ, यूएस के राष्ट्रपति रहे, ने एक चर्चित टिप्पणी भी की थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेट पर नकेल कसना बेहद मुश्किल है। 2012 में जब शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया, तब वैश्विक मीडिया के कैमरे चीन की गगनचुंबी इमारतों को देख रहे थे। चमचमाती सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था और चीन के बढ़ते नए मध्यम वर्ग को इस बात के सबूत के रूप में देखा जा रहा था कि चीन मूल रूप से बदल रहा है और ये बदलाव अच्छे संकेत हैं। लेकिन शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल में ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि जिनपिंग ने नई पैदा हो रही उन आजादी की आदतों को वैश्वीकरण के स्वागत योग्य संकेत के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी चीज के रूप में देखा जिसके खिलाफ किसी भी कीमत पर लड़ा जाना जरूरी है। जिनपिंग के पहले कार्यकाल के कुछ समय के भीतर ही कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ने डॉक्यूमेंट नंबर 9, दस्तावेज 9 जारी किया था। इसमें ऐसी 7 बुराइयों का जिक्र था जिनसे चीन की रक्षा की जानी थी। इनमें वैश्विक मूल्य, पार्टी के नियंत्रण के बाहर नागरिक सामाजिक का सिद्धांत और प्रेस की आजादी भी शामिल है। शी जिनपिंग ये मानते हैं कि अपनी समाजवादी विचारधारा को कायम रख पाने और वैचारिक रूप से कमजोर होने की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी डिसइंटीग्रेट हुआ था। उनके लिए साझा वैश्विक मूल्य ऐसा ट्रोजन हॉर्स था जो चीन के कम्युनिस्टों को उसी रास्ते पर ले जाता जिस पर सोवियत संघ चला। इसके जवाब जिनपिंग ने तेजी से और बिना कोई समझौता किए दिया। उन्होंने बिना किसी शर्म के अधिनायकवाद और एक पार्टी की सत्ता को लागू कर दिया। चीन के साथ ब्रिटेन के कथित स्वर्णिम युग की शुरुआत शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल में ही हुई थी और ये उनके दूसरे कार्यकाल में जारी भी रखा। इसी मंत्र से ब्रिटेन ने चीन के साथ कारोबार और संबंधों को बढ़ा दिया था। गोल्डन एरा के तहत ब्रिटेन के एक वित्त मंत्री चीन के शिंजियांग भी गए। तब चीन का यह क्षेत्र गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से चर्चा में आ चुका था। बरतानी वित्त मंत्री ने यहां पहुंचकर तस्वीरें भी खिंचाई थी और उपलब्ध कारोबार के मौकों को बढ़ावा दिया था। मैंने जॉर्ज ओसबोर्न को एक चमकीली वेस्ट पहने हुए उस जेल से कुछ दूर ही एक लॉरी से सामान उतारते देखा था जहां चर्चित वीगर बुद्धिजीवी और राजनीतिक कैदी इल्हाम तोहती ने हाल ही में आजीवन कारावास शुरू किया है। लोकतांत्रिक देशों से चीन पहुंचने वाले राजनेताओं ने हमेशा ही चीन के साथ संबंधों के फायदे गिनाए। मानवाधिकारों पर चर्चा बंद दरवाजों के पीछे से होती रही। उसी दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के सबसे छोटे बेटे हंटर बाइडेन ने चीन की ऐसी कंपनियों के साथ कारोबारी संबंध मजबूत किया जिनका संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी रहा है। हंटर बाइडेन आज भी इससे जुड़े राजनीतिक विवादों में फंसे हुए हैं। दूरदर्शिता के अभाव में इस बात के कम ही सबूत हैं कि अमेरिका और यूरोप के नेता उस समय चीन के साथ संबंधों के अपने नजरिए की फिर से समीक्षा करने के लिए उत्साहित थे। उस दौरान बीजिंग में रहा, जी हां, कॉरपोरेट अधिकारी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि जो पत्रकार चीन में बढ़ते हुए दमन को कवर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीन में बढ़ती समृद्धि की पूरी तस्वीर को नहीं दिखा पा रहे। ये ऐसा ही था जैसे कि चीन के अधिकारियों के दिमाग को राजनीतिक सुधार के प्रति खोलने के बजाय, जैसा कि वादा भी किया गया था, कारोबार और संबंधों ने बाहरी दुनिया में रह रहे उन लोगों के विचारों को ही बदल कर रख दिया था। उनकी नजरें ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार रेलवे लाइनों पर ही अटक गई थी, यानी जैसे सुई अटक जाना कहते हैं।
इसका सबक यह नहीं है कि आर्थिक आजादी और राजनीतिक आजादी साथ साथ चलती है, लेकिन यह है कि आप मानवाधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स की परवाह किए बिना भी दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा कर सकते हैं। चीन में भारी निवेश वाली अमेरिका की एक घरेलू उत्पाद बनाने वाली कंपनी के एक अधिकारी ने मुझे बताया था, चीन के लोगों को उस तरह की आजादी नहीं चाहिए जैसी पश्चिम के लोगों को चाहिए होती है। उस अधिकारी ने अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों से बात की थी। उसने बहुत जोर देकर कहा था कि उन श्रमिकों की राजनीति में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा था वो पैसे कमाकर बहुत खुश हैं। कारोबारी और चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाले, जिनमें कॉरपोरेट और सरकारें दोनों ही एक जैसे शामिल रहे। उन्होंने ऐसा लगता है कि चीन में राजनीतिक आजादी लाने के उस भारी भरकम वादे को रास्ते में ही कहीं भुला दिया हो। समृद्धि को बढ़ाना अब अपने आप में ही पर्याप्त लगने लगा था। इस तरह बदला क्या? तथ्य में आज जानिए कि आखिर वीगर मुसलमानों का मुद्दा। सबसे पहले तो जनता का नजरिया 2018 के बाद से दुनिया भर में रह रहे वीगर समुदाय के लोगों ने लापता होते अपने परिजनों के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया। इन्हें शिनजियांग की विशाल जेलों में भेजा जा रहा था। वीगर मुसलमानों ने इस खतरे के बावजूद आवाज उठाई कि ऐसा करने से उनके परिजनों पर जुल्म और भी ज्यादा बढ़ सकता है। शुरुआत में ऐसा लगा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से हैरान हुआ। आखिरकार पश्चिमी सरकारें चीन के साथ कारोबार और संबंधों को बढ़ाने के लिए उसके कई रूपों को नजरअंदाज करती रही थी। इनमें चीन में जारी दमन भी शामिल था। शी जिनपिंग के सत्ता संभालने से पहले भी धार्मिक विचारों को निशाना बनाना, विद्रोहियों को जेल भेजना और एक बच्चे की बर्बर नीति को जबरदस्ती लागू करना चीन की राजनीतिक व्यवस्था का अहम हिस्सा था। यह महज कोई साइड इफेक्ट नहीं था, लेकिन एक पूरी कौम को सिर्फ उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर सामूहिक रूप से जेल भेज देने का दुनिया भर में लोगों की राय पर भारी प्रभाव पड़ा। यूरोप और उसके बाहर ऐतिहासिक रूप से इस पर चर्चा होने लगी। शिनजियांग में सप्लाई चेन वाली कंपनियों के ग्राहकों को आक्रोश का सामना करना पड़ा और सरकारों पर कार्रवाई करने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ता ही गया। अन्य मुद्दे भी थे, जैसे जिस तेजी से चीन ने हांगकांग में विरोध की आवाजों को कुचला, दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण और ताइवान पर लगातार बढ़ता खतरा। लेकिन सबसे ज्यादा असर शिनजियांग का हुआ और चीन ने भी यह महसूस करना शुरू कर दिया कि अब राय बदल रही है। यह कोई संयोग नहीं है कि उसके बाद से शिनजियांग के हालात को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करने वाले बहुत से पत्रकारों को चीन से बाहर निकाल दिया गया। देश निकाला कहते हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक अब 80% अमेरिकी चीन के बारे में नकारात्मक नजरिया रखते हैं। एक दशक पहले सिर्फ 40% लोगों का ऐसा नजरिया था, दोगुना हो गया है। दूसरा बड़ा कारण जिससे चीजें बहुत तेजी से बदली हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के चीन विरोधी संदेश भी उतार चढ़ावों से ही भरे रहे। वो चीन पर अनुचित व्यापार करने का आरोप लगाते रहे और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति के कठोर नेतृत्व के प्रशंसक भी बने रहे। लेकिन ट्रंप ने इसका इस्तेमाल ब्लू कॉलर नौकरियों वाले ऐसी नौकरी जो दफ्तर के बजाय शारीरिक श्रम जैसे निर्माण क्षेत्र पर आधारित होती है, वोट बैंक को अपने समर्थन में करने के लिए किया। कम शब्दों में कहा जाए तो ट्रंप ने दावा किया कि व्यापार और संबंध एक बुरा सौदा थे जिनका कोई दिखाने लायक प्रभाव नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन ट्रंप की चीन को लेकर कुछ नीतियों पर पीछे हटे। इनमें ट्रंप का शुरू किया गया व्यापार युद्ध भी शामिल है। लेकिन जो कर ट्रंप ने लगाए थे यानी कि टैक्सेशन, वो अब भी जारी है। देर से ही सही अमेरिका को यह एहसास हो रहा है कि चीन में राजनीतिक सुधार को तो कोई गति नहीं मिली, लेकिन जो तकनीकी और व्यापार अमेरिका से चीन को मिला उससे चीन में अधिनायकवादी सत्ता और मजबूत हो गई। ताइवान को लेकर एक नया समीकरण भी आया। राष्ट्रपति बाइडेन की ताइवान को लेकर की गई हालिया टिप्पणियों से बड़ा अभी इस बात का कोई और स्पष्ट संकेत नहीं है कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में बदलाव कितना व्यापक और गहरा है। पिछले महीने सीबीएस न्यूज ने बाइडेन से पूछा था कि क्या अमेरिका ताइवान पर चीन के आक्रमण की स्थिति में उसके बचाव के लिए अपने बलों को भेजेगा।
बाइडेन ने कहा था, हाँ, अगर वास्तव में कोई अभूतपूर्व हमला होता है तो यह बड़ी बात है। अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे आएगा या नहीं, इसे लेकर अब तक अमेरिका की आधिकारिक नीति जानबूझकर रणनीतिक अनिश्चितता की थी, लेकिन यह स्वीकार करके कि अमेरिका दखल देगा या दे सकता है, वो तर्क भी दिया गया। इसे चीन ताइवान पर आक्रमण के लिए हरी झंडी के रूप में भी देख सकता है। यह कहकर कि अमेरिका ताइवान के बचाव के लिए आगे आएगा, ताइवान की स्वशासित सरकार को औपचारिक रूप से चीन से स्वतंत्रता घोषित करने के लिए बढ़ावा भी मिल सकता है। तथ्य में आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी कि चीन अमेरिकी रिश्तों पर यह थी हमारी कंप्लीट रिपोर्ट। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।